बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ आतिफ महमूद। मैं हूं आपका फिज़िक्स का टीचर। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स स्टार्ट करने लगे हैं और फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का जो पहला चैप्टर है वो है मेजरमेंट। लेकिन मेजरमेंट को पढ़ने से पहले या फिज़िक्स का बेसिक स्टार्ट लेने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें फिज़िक्स पढ़नी कैसे चाहिए मेरे बच्चों। असल में होता ये है कि मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो अक्सर बच्चों को ये कहना होता है कि सर बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें फ़िज़िक्स लगती है। एंट्री टेस्ट के अंदर भी जब बच्चे चले जाते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़िज़िक्स के अंदर आ रही होती है। बात ये होती है असल में कि जब हम पढ़ना शुरुआत करते हैं पहली क्लास से लेकर 10 क्लास तक, और फिर 10 क्लास के बाद हम कदम रखते हैं एफएससी के अंदर। एफएससी का जो पैटर्न है वो पिछले 10 साल की स्टडी से थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है। टेक्नीक समझने की ज़रूरत होती है। वो टेक्नीक हमें समझाई नहीं जाती कॉलेजेस में। कोर्सेज़ के चक्कर में, जल्दी से ख़त्म करने के चक्कर में, हम ये बात सीखना भूल जाते हैं कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए। तो इसीलिए बेटा, आज मैं आपको जो पहला लेक्चर दे रहा हूँ, वो है हाउ टू स्टडी फिज़िक्स। फिज़िक्स को पढ़ने से पहले बेटा हम अपनी यूनिवर्स के ऊपर ज़रा-सा नज़र डालते हैं। यूनिवर्स से पीछे आते हैं ज़मीन की तरफ। ज़मीन पे नज़र डालें तो आपके इतराफ़ में आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं। उनमें पैटर्न ढूँढने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर मैं आपके दिमाग में एक पहला क्वेश्चन डालता हूँ कि आप सोचें कि जब पहला इंसान इस दुनिया में आया होगा, उसने कदम रखा होगा, तो उसने क्या सोचा होगा इस दुनिया के बारे में? कि ये कैसी जगह है, अच्छी जगह या बुरी जगह? यकीनन मेरे बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ बच्चे आपके में सोच रहे होंगे कि ये अच्छी जगह लगी होगी उस शख्स को, उस पहले शख्स को जिसने इस दुनिया में कदम रखा। और कुछ ये सोच रहे होंगे कि उसे ये दुनिया बहुत बुरी लगी होगी। क्यों? क्योंकि ये टेढ़ी-मेढ़ी थी, इसमें खंडरात हैं, ये हैं, वो जो भी उसको नज़र आया होगा। लेकिन मेरे बच्चों, मुझे जो लगता है उसे जो पहली बात दिमाग में आई होगी, वो ये होगी क्यूरियोसिटी, तजस्सुस पैदा हुआ होगा। अगर उसने दरख्त देखा होगा, तो ये सोचा होगा कि ये दरख्त क्या है? अगर उसने ज़मीन की मिट्टी देखी होगी, तो ये सोचा होगा कि ये मिट्टी क्या है? अगर उसने फूल देखे होंगे, तो ये सोचा होगा कि ये फूल क्या है? तो देखा बच्चे, आप जब भी पहली सोच किसी चीज़ के बारे में लेकर आते हैं, पहली बार किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो होती है क्यूरियोसिटी। इसी तरीके से आप अगर फिज़िक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करनी होगी कि व्हाट इज़ फिज़िक्स, और हम इसके अंदर किन-किन चीज़ों को स्टडी करते हैं और कौन-कौन सी चीज़ों को लेकर हमें क्वेश्चंस करने चाहिए फिज़िक्स के अंदर। तो पहला जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, यकीनन आपको क्लियर हो गया होगा कि पहला इंसान जब इस दुनिया में आया तो उसने क्या सोचा था? वो क्यूरियोसिटी पैदा की थी उसने अपने अंदर, और फिर उसने सवालात रखना शुरू किए। तो पहला सवाल मैं ये कहता हूँ कि इस यूनिवर्स को किसने बनाया? यकीनन मेरे बच्चों, हम सब मुसलमान हैं और हम ये कहते हैं कि इस कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया। लेकिन साइंस बेटे थोड़ा-सा मुख्तलिफ सोचती है। वो बिलीफ्स के ऊपर नहीं चलती, वो देखती है कि ये वाक़ई में यूनिवर्स बनाने वाला कौन है? क्या इसको ऑर्गेनाइज़ करने वाला कोई शख़्स है या कोई ज़ात है खुदा की? ये ढूँढने के लिए निकलते हैं। तो जब ये ढूँढने के लिए निकलते हैं तो बेटा हमें इस कायनात के अंदर बहुत सारे पैटर्न्स नज़र आते हैं। कुछ पैटर्न्स मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आपको कभी बिजली कड़कती हुई नज़र आई होगी, उसके अंदर कुछ लाइनें होती हैं, एक मेन लाइन के आगे उसकी शाखें निकल रही होती हैं। और इसी तरीके से आपको ख़िज़ां के मौसम में पत्ते झड़े हुए नज़र आए होंगे, वो जो दरख़्त आपको नज़र आता है, उसकी शाखें आपको जैसी नज़र आती हैं, बिल्कुल वही बिजली कड़कने का पैटर्न भी है। ये दोनों सेम चीज़ें आपको अगर गौर करें तो आपको सेम पैटर्न नज़र आएगा। इसी तरीके से मेरे बच्चों, अगर आप ब्लड की आर्टरीज़ के ऊपर गौर करें, तो ये बिजली का कड़कना और ये जो खाली दरख़्त की शाखें हैं और आपकी आर्टरीज़ का जो जाल है, आपको बिल्कुल एक जैसा पैटर्न नज़र आता है। क्या मेरे बच्चों, आपके दिमाग में ये 3 पैटर्न पहले कभी सिमिलराइज़ किए थे आपने कि ये एक जैसे हैं और इनका जो दिखना है वो एक जैसा है, इनमें सिमिलैरिटी आपने कभी सोची थी? तो ज़रा सोचें, इन 3 पैटर्न्स के साथ-साथ आपको क्या कोई और पैटर्न भी है जो इनसे मिलता-जुलता दिखाई देता है? दिमाग पे ज़रा-सा ज़ोर लगाएँ। यकीनन कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया होगा और कुछ बच्चों के दिमाग में नहीं आया होगा। बच्चे, अगर आप अपना मैप उठाएँ और मैप के ऊपर उठाकर देखें कि एक दरिया जब निकलता है पहाड़ों से तो वो कई नदियों से मिलता हुआ आगे जाकर एक मेन दरिया बनता है।
तो अगर दरिया को पीछे की तरफ देखा जाए तो वो कई नदियों का पैटर्न बनाता है। तो उस मैप के ऊपर जो आपको पैटर्न नजर आ रहा है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने आपको और 3 चीजें बताई, जैसा कि आपकी आर्टरीज, बिजली का कड़कना, दरिया का बहना, ये सारे एक जैसे पैटर्न्स हैं। तो बेटे कायनात में अल्लाह ताला ने हर चीज के अंदर एक पैटर्न रखा हुआ है, बस हमें उसको खोजने की जरूरत है। मैं आइए आज आपको एक और मजेदार बात बताता हूं जो आपने कभी नहीं सोची होगी। वो देखें वो क्या है। अगर आप एक सर्कल उठाएं, इस सर्कल में टोटल जो एंगल हैं वो है 360 डिग्री। बच्चों अगर आप इस 360 डिग्री के अंदर एक पैटर्न ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे आप ढूंढ सकते हैं। अगर आप इसके डिजिट्स उठाएं और इन्हें जमा करें, 3 + 6 दैट इज इक्वल टू 9। अगर आप इसका हाफ कर दें, 1/2 कर दें, तो ये आंसर आता है 180 डिग्री। अगर आप 180 डिग्री का 8 + 1 करें तो दैट इज आल्सो 9। यकीनन मेरे बच्चों आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन मजीद हैरान होने के लिए देखें, इसको हम मजीद अगर हाफ करते हैं तो 9 + 0 दैट इज आल्सो इक्वल टू 9। अगर आप इसको मजीद हाफ करते हैं तो 45 इज इक्वल टू 4 + 5 इज इक्वल टू 9। आप इसको मजीद हाफ करते हैं 22.5, तो 2 + 2 + 5 इज आल्सो इक्वल टू 9। इसे मजीद हाफ करें तो 11.25 इज आल्सो इक्वल टू 2 + 2 सॉरी 1 + 1 + 2 + 5 इज आल्सो इक्वल टू 9। देखा मेरे बच्चे, आपने इस सर्कल के टोटल एंगल्स के डिजिट्स के अंदर एक सिमेट्री पाई जाती है। अगर आप मेरे बच्चे इसको मजीद हाफ करते हैं तो 11.25, अब बच्चे कहते हैं कि सर ये 5.625 को जब हम सम अप करते हैं तो ये आंसर 9 नहीं आ रहा। यहां पर पैटर्न टूट रहा है। आप तो कह रहे थे कि इसके अंदर एक पैटर्न है। तो चलो जी बच्चों इसको ऐड करके देखते हैं। 5 + 6 + 2 + 5 दैट इज इक्वल टू 18। यकीनन ये 9 नहीं आया, लेकिन आपने गौर नहीं किया। अगर हम 1 + 8 कर दें आगे तो ये आ जाता है 9। तो देखा मेरे बच्चे, आपकी सर्कल के अंदर जैसे एक सिमेट्री है, एक पैटर्न है, आपकी बिजली का कड़कना, दरियाओं का बहना और पत्तों की शाखें, दरख्तों की जो शाखें हैं उसके अंदर जो पैटर्न है, ऐसा ही पैटर्न आपको इस सर्कल में बनता हुआ दिखाई देता है। तो जरा सोचें, जहन पे जोर दें कि हम जो साइंस पढ़ते हैं हम किस लिए पढ़ते हैं। हम ये जो पैटर्न्स मौजूद हैं इस कायनात के अंदर, इनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। और क्या आपको पता है मेरे बच्चे, सबसे ज्यादा पैटर्न्स को ढूंढने में जो फेमस सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। तो इसलिए मेरे बच्चे सबसे पहले फिजिक्स को पढ़ने से पहले आपको ये जानना पड़ता है कि हाउ टू स्टडी फिजिक्स। आपको पहला जो जवाब मैंने दिया कि आपको फिजिक्स कैसे पढ़नी चाहिए, फिजिक्स को पढ़ने से पहले आपको ये सोचना है कि फिजिक्स के अंदर हम कौन कौन से पैटर्न्स को ढूंढने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको ये एक एग्जांपल दी, इसी तरीके से मेरे बच्चे हम एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर आते हैं। जो एग्जांपल नंबर 2 है कि और कौन सा ऐसा पैटर्न है जो हमें नजर आता है फिजिक्स को पढ़ते हुए, ताकि हम ये सीख सकें कि फिजिक्स का जो पैटर्न्स हैं ये हमें कौन कौन सी चीजें सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है दैट इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। इसी तरीके से हम आगे जाकर फिजिक्स के अंदर एक फार्मूला पढ़ेंगे, इलास्टिक एनर्जी जो स्टोर होती है जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, तो वो जो एनर्जी स्टोर होती है वो बराबर होती है 1/2 kx²। ये इलास्टिक, मैं यहाँ पर वर्ड आपको जनरली यूज कर रहा हूँ, आगे जाकर हम इनकी ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे। इलास्टिक एनर्जी जो कि स्टोर हुई है किसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर। सेकेंड ईयर के पहले चैप्टर में बेटा आप ये पढ़ेंगे कि जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है, और वो जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू 1/2 CV²। मेरे बच्चों ये फार्मूलाज मैं आपको इसलिए लिखकर दिखा रहा हूं
ताकि आप इसके अंदर एक सिमिट्री ढूंढ सकें। आप इससे मिलते जुलते और भी कई फार्मूलाज फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन क्या पैटर्न है इनके अंदर अगर आप गौर करें तो इन सब फार्मूलाज में 1/2, 1/2 और 1/2 मौजूद है। यानी कि मैं अगर यहां पर लिख दूं इन तमाम फार्मूलाज में सारा कॉमन क्या निकला, 1/2। उसके बाद आप पहले फार्मूले में देखें, अगली बात क्या आ रही है, मैस। मैस एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। कांस्टेंट क्वांटिटी हम उस क्वांटिटी को कहते हैं जो बदल ना सके, जो फिक्स्ड होती है, जिसकी वैल्यू के भी यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल होता है। आप सब ने 9th और 10th क्लास की फिजिक्स पढ़ ली है, यकीनन आप इन कांस्टेंट से वाकिफ होंगे। इसी तरीके से जो सी है ये कैपेसिटेंस है, ये भी एक कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब है मैं आगे जो कॉमन निकल रहा है इन तीनों फार्मूलाज में, मैं उसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। मल्टीप्लाई बाय आगे क्या आ रहा है, वेलोसिटी। ये किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जो होती है ये फिक्स नहीं होती, ये बदलती रहती है। एक्स क्या है, ये वो फासला है जो आपका स्प्रिंग, आप उसको मीन पोजीशन से ऐसे खींचते हैं तो जो वो फासला तय करता है वो एक्स है। तो यानी कि ये भी बदल रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर V क्या है, वोल्टेजेस। यानी कि जो वोल्टेजेस आप अप्लाई करते हैं कैपेसिटर के अंदर स्टोर करने के लिए एनर्जी को, वो भी आप बदलते रहते हैं, आपकी मर्जी आप जो वोल्टेजेस अप्लाई करें। तो आपने देखा मेरे बच्चों, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है और उसके बाद जो वोल्टेजेस हैं, ये तीनों ही क्वांटिटीज बदल रही हैं। तो हम यहाँ पर इनके लिए जनरली जो वर्ड लिख सकते हैं वो ये है, वेरिएबल। यानी कि आपको इन तीनों फार्मूलाज में अगर एक पैटर्न ढूंढना है तो इन सब के अंदर आपको ये चीज नजर आ रही है, वो है 1/2 मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल। तो मेरे बच्चों, आप अपनी कायनात में जैसे पैटर्न ढूंढ रहे हैं, आपकी फिजिक्स आपको उन पैटर्न्स के लिए, उन चीजों के लिए जो फार्मूलाज डिराइव करके दे रही है, उनके अंदर भी आपको एक पैटर्न नजर आएगा। तो दूसरी बात, हमने जो लॉजिक दिया है अपनी इस बात को साबित करने के लिए कि फिजिक्स के अंदर हम पैटर्न्स को स्टडी करने वाले हैं, ये उसकी सेकंड प्रूफ है। ये फर्स्ट प्रूफ था, ये सेकंड प्रूफ है जो हमें बताता है कि हमारे फिजिक्स के फार्मूलाज के अंदर भी हम सिमिलर पैटर्न देखेंगे जैसे यूनिवर्स के अंदर है। तो देखा बच्चों, फिजिक्स को यही चीज इंटरेस्टिंग बनाती है। आपने जब भी फिजिक्स को पढ़ना शुरू करना है तो पहले बैठकर ये सोचना है कि आपने 9th और 10th क्लास में जो फिजिक्स पढ़ी है वहां पर आपने कौन कौन से पैटर्न्स को ढूंढा। और जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए हैं, आपने इसी तरीके से फिजिक्स को पढ़ने से पहले चंद और एग्जांपल्स अपने माइंड से सोच कर लिखनी है। ये आपका होमवर्क भी है, आप इसको कर सकते हैं कि और कौन से पैटर्न्स आपको इस यूनिवर्स के अंदर नजर आते हैं। अब आते हैं कि हमने क्वेश्चन अपना स्टार्ट किया था हाउ टू स्टडी फिजिक्स में, पहली बात सीखी कि पैटर्न्स ढूंढने हैं। थर्ड जो चीज हम सीखने वाले हैं वो है फिजिक्स हमें किन किन एरियाज के अंदर हेल्प करती है, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें फिजिक्स सिखाती है, और हम इस 11वीं और 12वीं में फिजिक्स के सफर के अंदर कौन सी चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आपकी जो फिजिक्स है इसको पढ़ने के लिए जो आपको इंपॉर्टेंट बात समझाती है वो ये है कि आपने पहला जो चैप्टर पढ़ना है वो है मेजरमेंट्स। जाहिर सी बात है मेरे बच्चे, आप जब भी किसी चीज के बारे में पढ़ने लगते हैं तो आप ये सीखना चाहते हैं कि आप उस क्वांटिटी को मेजर कैसे करेंगे। जो भी चीज हो, चाहे आपके बाल की लंबाई ही क्यों ना मेजर करनी हो, आपने आपके सर पे बाल कितने हैं ये काउंट करने के लिए एक फार्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं आप, तो वो भी मेजरमेंट्स के अंदर आता है। आपने अगर किसी से कारोबार करना है किसी भी चीज के हवाले से, तो वो भी मेजरमेंट से रिलेटेड है। तो ये जो मेजरमेंट्स हैं, ये तमाम की तमाम तरीक़ाकार मेजर करने का किसी भी चीज़ को, ये सारा आपको फिजिक्स बताती है। अगर किसी चीज़ का वेट करना है, किसी भी चीज़ को हमने टेम्परेचर मेजर करना है हमारे कमरे का, हमारे इर्द-गिर्द का, ये तमाम चीज़ें आपको मेजरमेंट्स के अंदर मिलेंगी। उसके बाद मेरे बच्चे, आप ये जानना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर साइंस के बारे में जो लोग पहले सोचा करते थे, वो ये था तजस्सुस, जो मैंने आपको पहले-पहले शुरू में बात बताई। तजस्सुस क्या था?
पहले ये सोचते थे कि जो ज़मीन के ऊपर इंसान हम रहते हैं, हम ये समझते थे कि सुबह सूरज निकलता है और वो एक जगह से निकलकर दूसरी जगह डूब जाता है, और हमें कभी भी ऐसा नहीं मालूम था कि हमारी जो कायनात के अंदर ज़मीन है, ये भी मूव कर सकती है। हम यही समझते थे कि ज़मीन एक जगह पे रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि सूरज एक जगह से निकलता था और दूसरी जगह डूब जाता था। हमें कभी भी फ़ील नहीं हुआ कि जो ज़मीन है वो मूव कर सकती है। लेकिन आज हमने साइंटिफिकली ये बात साबित कर ली है कि ज़मीन सूरज के इर्द-गिर्द घूमती है। लेकिन आज से बच्चों 4000 साल पहले के जो लोग थे, सोचा करते थे, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंस की बुनियाद रखी, जिसमें अरिस्टोटल का नाम नुमायाँ है, वो ये सोचा करते थे कि सूरज वो चीज़ है जो कि ज़मीन के इर्द-गिर्द घूमता है मेरे बच्चों। तो आपने हमेशा जो क्यूरियोसिटी पैदा करनी है वो मेजरमेंट से रिलेटेड आपको इस तरीके से पैदा करनी है कि हम अगर ये बात ना जानते होते पैरामीटर्स के मेजर कैसे करना है किसी चीज़ का, वेट कैसे करना है किसी चीज़ की, स्पीड कैसे मालूम करनी है, तो हम कभी भी ये ना जान पाते कि आज इस यूनिवर्स के अंदर क्या हो रहा है। अब काफ़ी अपडेटेड हो चुके हैं मेजरमेंट्स को सिर्फ पढ़कर। उसके बाद बेटे आप जब अपनी इस कायनात को देखने लगते हैं तो आपको हर चीज़ मूव करती हुई नज़र आती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सूरज एक जगह पे फिक्स है, ज़मीन उसके इर्द-गिर्द मूव कर रही है। मैं इस वक़्त आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स मूव कर रहे हैं। आप अगर गाड़ी में सफ़र करते हैं तो गाड़ी मूव करती है। आपको मोशन के बारे में जानने का बड़ा शौक रहता है कि कौन सी बॉडी जब मूव कर रही है तो वो मोशन किस टाइप की है और उस मोशन की वजूहात क्या हैं। आपको ये सवालात के जवाब किसी भी और सब्जेक्ट में नहीं मिलेंगे, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स। इन सवालों के जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ कौन देती है मेरे बच्चे? फिजिक्स देती है। तो दूसरी चीज़ जो आप अपनी फिजिक्स के अंदर सीखेंगे वो है मोशन। फिर हम जब डिस्कस करेंगे मोशन को तो इसकी टाइप्स कौन-कौन सी हैं और इसकी वजूहात क्या हैं, ये साथ-साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड चीज़ इज़, आपने अक्सर देखा होगा कि गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए होते हैं। रोड के ऊपर जाते हुए अक्सर वो कोलाइड कर जाती हैं एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के साथ। ऐसे ही आपकी जब गाड़ी चल रही होती है तो जब कोई जंप आता है तो बॉडी के मुख्तलिफ गाड़ी के मुख्तलिफ जो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। दैट इज आल्सो अ कोलिजन। इसी तरीके से मेरे बच्चे, आपने बिलियर्ड बॉल अगर खेली है तो उसमें देखा होगा एक बॉल दूसरी बॉल से क्या करती है? कोलाइड करती है। क्रिकेट के अंदर क्या होता है? एक बल्ले के साथ दूसरी बॉल आकर क्या कर रही है? कोलाइड कर रही है। ऐसे ही आपने फुटबॉल के अंदर क्या देखा कि एक फुटबॉल प्लेयर क्या करता है? एक बॉल को किक करता है। तो जनाब, ये जो मेजरमेंट और मोशन के बाद हम पढ़ने वाले हैं वो है कोलिजन। कि आपकी बॉडी के अंदर अगर कोलिजन हो रही है किसी भी चीज की, बॉडी के अंदर कोलिजन का मैंने वर्ड यूज किया है, तो ये कैसे होता है? हमारी जो मुख्तलिफ ज्वाइंट्स हैं हड्डियों के, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि ये कोलाइड कर जाते हैं किसी चीज के साथ और टूट जाते हैं, तो वहां पर भी आपको कोलिजन नजर आती है। तो अगला जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाले हैं वो है कोलिजन का फिजिक्स के अंदर। मेजरमेंट्स, मोशन, कोलिजन। और इस वक्त आप मेरा लेक्चर सुनने के लिए अपनी आंखों से क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो डेफिनेट बात है, आप ये सीखेंगे कि आपकी जो ऑप्टिक्स है, देखने की बसारत, ऑप्टिक्स, ये भी फिजिक्स आपको बताती है कि आप अपनी आंखों से कैसे देखते हैं और कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके जरिए आप इस दुनिया को देख सकते हैं। और अगर आपकी ऑप्टिक्स बसारत की नज़र ख़राब हो जाती है तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आप बनाकर अपनी आंखों की बसारत को ठीक कर सकते हैं, ये भी आपको फिजिक्स बताती है। उसके बाद मेरे बच्चे, आपने देखा होगा जो सबसे अहम बात है हम डिस्कस करने वाले, वो है एनर्जी। एनर्जी में अक्सर आप देखते रहते हैं कि हम जब पेट्रोल डालते हैं गाड़ी के अंदर तो वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में और गाड़ी मूव करना शुरू कर देती है। आप जब चलते हैं तो जाहिर सी बात है आपको चलने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। और वो एनर्जी आप कहाँ से खा कर लेते हैं? रोटी खा कर लेते हैं। तो उस एनर्जी के बारे में जो डिस्कशन है वो कितनी है, आपको मूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, या वर्क करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं ये भी आपको फिजिक्स देती है। तो आप अपनी नेक्स्ट जो इस फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे वो होगी एनर्जी। एनर्जी के अंदर बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं मेरे बच्चे। जब आपका इंजन गाड़ी का चलता है तो वो
उसके अंदर बर्निंग होती है और हीट पैदा होती है, तो वो भी एक एनर्जी की किस्म है। बहरहाल हम इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको ये क्यों बताया कि आप ये एक ओवरव्यू अपने दिमाग में रखें फिज़िक्स को पढ़ने से पहले, ताकि आप ये जान सकें बच्चे कि आप फिज़िक्स को कैसे पढ़ेंगे। आप अगर अपनी मंज़िल नहीं जानते होते, तो आप अंधेरे में सफ़र करते रहते हैं और कभी भी आपका सफ़र ख़त्म नहीं होता। तो मेरे बच्चों, मेरी आपको जो रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फ़िज़िक्स पढ़ने से पहले अपनी मंज़िल का तयन करें कि आप फ़िज़िक्स के अंदर क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, क्या-क्या सीखने वाले हैं। उसके बाद आपके अंदर जो पहली बात मैंने की थी, क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि आप इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे आपके अपने दिमाग में। वजह क्या है? ये अगर क्यूरियोसिटी ना हुई, तो फिर आप वही अंधेरे वाला सफ़र तय कर रहे होंगे। आपका जो दिमाग है, वो हमेशा वही आपको दिखाता है, सिखाता है और उन्हीं के बारे में कंक्लूजन्स पेश करता है, जो आप पहली बार कोई चीज़ देखते हैं। जैसा कि आप जब कोई एमसीक्यू सॉल्व करने लगते हैं, तो आपके पास अगर 4 ऑप्शंस दिए हों, तो पहला ऑप्शन अगर आपको ठीक लगे, तो आप जल्दी से उसे टिक कर देते हैं। लेकिन जब आप बी ऑप्शन पर जाते हैं, तो आप कहते हैं, "ओहो! ये भी ठीक था।" सी पर जाते हैं, तो आप कहते हैं, "ओहो! ये भी ठीक था।" और डी पर जाते हैं, तो नीचे लिखा होता है, "ऑल ऑफ द अबव", तो आपको लगता है, "मुझे ऑल ऑफ द अबव क्लिक करना चाहिए था।" ऐसा क्यों होता है मेरे बच्चे? देखें, इसकी वजह क्या है? अगर आप ऐसा करते हैं कि मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ए, आप जब इस वर्ड को पढ़ने लगते हैं, तो आपके यकीनन में दिमाग में यही आया होगा कि ये है ए, ये है बी, ये है सी। लेकिन अब आप देखें, मैं इसी से मिलती-जुलती एक चीज़ लिखता हूँ, वो क्या है? 12। अब आप जब इस वर्ड को पढ़ने लगते हैं, तो आप पढ़ते हैं 12, 13 एंड 14। अगर आप गौर से देखें, तो ये वर्ड जो दरमियान में लिखे हुए हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। आपके दिमाग ने आपको क्यों मजबूर किया कि आप यहाँ पर इसको बी पढ़ें और यहाँ पर इसको 13 पढ़ें? यकीनन इसके इर्द-गिर्द जो सराउंडिंग है, उसकी वजह से। यहाँ पर आपने सोचा कि 13 नहीं हो सकता, बी ही होगा। इसीलिए बच्चे, जब आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ने लगते हैं फिज़िक्स के, तो आपको अगर पढ़ते हुए पहला चैप्टर, पहली बात मुश्किल लग जाती है, तो आप अपने दिमाग में एक फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि शायद ये एक सब्जेक्ट मुश्किल सब्जेक्ट है। तो इसीलिए मेरे बच्चे, फिज़िक्स की किताब खोलने से पहले, उनके चैप्टर्स की तरफ बढ़ने से पहले आपको अपने दिमाग को पहली बात जो सोचवानी है, जो आपने सोच लेकर आनी है फिज़िक्स के बारे में, कि ये बहुत ही ईज़ी सब्जेक्ट है। हम इसके अंदर बड़े ही मज़ेदार पैटर्न्स ढूँढने वाले हैं और हम इसके अंदर बहुत कुछ अपने इर्द-गिर्द मौजूद यूनिवर्स में सीखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और आप यकीनन आज के जो मैंने असाइनमेंट दी है आपको कि पैटर्न ढूँढेंगे, सोचेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।